वल्लभनगर उपचुनाव में हम पहुंचे भिंडर कस्बे के नया तालाब पर हम लोग हैं मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करें अली असगर बोहरा जी से। अली असगर बोहरा पीएचडी के छात्र हैं। पीएचडी ये जो कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं, जो राजनीति विज्ञान की सिस्टर सब्जेक्ट कहा जाता है, मतलब छोटी बहन है। अली असगर बोहरा का राजनीति में शुरू से इंटरेस्ट भी रहा है। ये हमें बताएंगे, राजनीतिक विश्लेषण करके बताएंगे, इस भिंडर तहसील और भिंडर कस्बे के बारे में बताएंगे, यहाँ की राजनीति और वल्लभनगर की राजनीति के बारे में हम इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। अली असगर जी अपना परिचय दें और फिर उसके बाद बताएं। जैसे आपने बताया, मैं खैर निवासी तो भिंडर का हुई और पीएचडी कर रहा हूँ उस समय। तो अब जैसे आपने अपने परिचय में बताया मेरे बारे में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पीएचडी कर रहा हूँ और भिंडर का क्योंकि रेजिडेंट हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ के मूड माहौल को, राजनीति को देखता हूँ। जानते हो? थोड़ा बहुत। क्या मानते हैं आप इस बार किसकी सरकार, किसकी सत्ता आती दिख रही है आपको भिंडर में? अभी मतलब ऐसा हुआ है कि पहली बार काफ़ी अरसों में एक त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अच्छा। 2013 और 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें तो त्रिकोणीय मुकाबला था, क्योंकि रणधीर सिंह भिंडर को जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने जनता सेना फॉर्म की और फिर वो उस समय चुनाव जीते। फिर 2018 में गजेंद्र शेखावत, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। बेसिकली यहाँ ये भी देखा, मतलब अगर ट्रेंड देखे तो जिसकी सरकार उसका विधायक टाइप ट्रेंड रहता है। अच्छा। तो अभी देखो ना आप, राजस्थान में 2021 के कई सारे विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हुए हैं, जिनमें कई हमारे पूर्व विधायकों के निधन होने के बाद अधिकांशतः पार्टियों ने उन्हीं के परिवारों से टिकट दिए और ये देखा गया कि जिस पार्टी की वो सीट थी विधानसभा चुनाव 2018 में, उसी पार्टी ने उस सीट को रिपीट किया। तो मोटा मोटी विश्लेषण तो ये कह सकता है कि शायद वो ट्रेंड देखने को मिल सकता है एक बार को तो। और फिर भी ये तो फिर अल्टीमेटली जनता के हाथ में क्षेत्रवार रुझान भी हो सकता है। जैसे अगर रूरल बेल्ट अगर देखें तो वो किसी और के पक्ष में हो सकता है, भिंडर किसी और को प्रेफरेंस दे सकता है और कानोड़ की प्रेफरेंस कोई और सकती है। तो क्यूमुलेटिवली तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वही 2018 में जिनके मुकाबला था बीच में, उन्हीं पार्टियों के बीच में मुकाबला देखने को मिल सकता है। मैं तो अभी क्षेत्र में जब मैं घूम रहा था तो मैंने बोहरा समुदाय के काफ़ी लोगों से बातचीत करी। उसमें मैंने देखा कि आपके बोहरा समुदाय के काफ़ी सारे लोग भिंडर जो महाराज साहब हैं रणधीर सिंह जी, उनके की तरफ झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा है। तो इस मामले में क्या कहना है, मतलब क्षेत्र से इतना जुड़ाव है उनका इस वजह से? ये भिंडर के, देखो जाहिर सी बात है कि वो भिंडर के निवासी है रणधीर सिंह भिंडर, तो बहुत सारे बोहरा कम्युनिटी के लोगों का उनसे जुड़ाव है। कई सारे पार्षद उनकी पार्टी से, जनता सेना से भी चुनाव लड़े हैं। लेकिन ठीक उतना ही एलिजेंस कांग्रेस के प्रति भी है बोहरा कम्युनिटी में। मतलब पूरी कम्युनिटी दोनों तरफ है, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ वाला है मसला। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि अब तक यहाँ की राजनीति दो ध्रुवी ही रही है, जिसके एक ध्रुव रणधीर सिंह भिंडर रहे और दूसरा ध्रुव शेखावत परिवार रहा है। अच्छा। पिछले कई वर्षों में। लेकिन अब क्योंकि दो उसमें से उदयलाल जी वो उनका नया मतलब पार्टी से आरएलपी से वो लड़ रहे हैं और उदयलाल पिछले जो विधानसभा चुनाव में जब उनकी दावेदारी हुई थी उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा में उदयलाल का उदय तो हुआ है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उनका बहुत अच्छा वोट बैंक और उन्होंने एक अच्छा खासा बेस इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकसित कर लिया है 3 साल के अंदर। ये बात देखी जाए तो अब तक ये माना जाता था वल्लभनगर विधानसभा के बारे में कि जहाँ भिंडर और कानोड़ जो अर्बन एरियाज है ये जिस तरफ पोलराइज होते थे उस तरफ माहौल हो जाता था। लेकिन मैंने कहा कि रूरल बेल्ट में फिर इस बार समीकरण कुछ और हो सकते हैं। उदयलाल डांगी जी की जहाँ तक बात है तो वो आप अगर देखें 2018 में जब बीजेपी से लड़े थे तो अनाउंसमेंट शायद नॉमिनेशन से ज़्यादा पहले नहीं हुआ था, काफ़ी टाइम पहले नहीं हो पाया था। मतलब 2 कैंडिडेट तो पहले से स्थित थे जिनके बारे में तो सब जानते थे कि ये 2 कैंडिडेट यानी गजेंद्र शेखावत और रणधीर सिंह जी भिंडर, इन दोनों ही के बारे में तो सबको मालूम ही था कि ये चुनाव लड़ ही रहे। बीजेपी के बारे में क्योंकि बीजेपी ने टिकट की घोषणा नहीं की थी लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी को तब भी मोर देन 40,000 वोट्स मिले थे। तो ये बहुत अच्छी मानी गई थी, बहुत अच्छी फाइट मानी गई थी। जबकि उस समय ये माना जा रहा था कि रेस से बाहर होंगी बीजेपी उस दौरान 2018 में रेस से बाहर ही मानी जा रही थी लगभग।
तो उदयलाल ने अच्छी टक्कर दी थी, ऐसा माना जा रहा था। हाँ, 40,000 वोट्स काफ़ी कम नहीं होते। 42,000 अगर वोट्स मिले हैं तो इंक्रीमेंटल अगर होता है, मान लीजिए कि इस बार वोटों में बढ़त होती है तो वो देखने को मिल सकती थी। लेकिन बात अब फिर वही है कि इस बार वो मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया। अगर उदयलाल डांगी बीजेपी से चुनाव लड़ते तो त्रिकोणीय मुकाबला होता। उस त्रिकोणीय मुकाबले में उनके इंक्रीमेंटल वोट्स का कुछ असर होता, लेकिन अब क्योंकि मुकाबला चतुष्कोणीय है तो उनको जो पिछली बार वोट मिले होंगे, हो सकता है जो बीजेपी सपोर्टर्स ने उनको वोट किए होंगे, उनकी देखो वोट दो तरह से होता है, या तो नेता को करेगा व्यक्ति या पार्टी को करेगा। तो काफी जो बीजेपी का वोट बेस रहा होगा वो उनके साथ गया होगा। वो वापस अगर वो जो लोग जो सिर्फ बीजेपी के ही प्रति अपनी वफादारी रखते हैं या उन्हीं के प्रति अपना समर्थन रखते हैं, उनमें से कईयों का वोट हो सकता है पीछे जाए और वो जो इस बार बीजेपी के कैंडिडेट है झाला, उनकी तरफ हिम्मत सिंह झाला। जी, हिम्मत सिंह झाला। तो जैसे उदयलाल जी डांगी को रालोपा ने अपना समर्थन दिया है और रालोपा के टिकट से इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो रालोपा का जो इस मैदान में उतरना और उसका फिर यहाँ के समीकरणों में क्या जो खेल रहता है, उस बारे में आपका क्या मानना है? देखो, आरएलपी ने जिनको टिकट दिया है वो उदयलाल डांगी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आरएलपी ने कैंडिडेट उस कैंडिडेट को चूज किया जिसकी यहाँ पर पकड़ थी। तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट के लिए भी एक अच्छी बात ये रही कि जिस पार्टी ने विधानसभा में कुछ सीटें जीती और जिनके पास अपना एक सांसद हो, जाहिर सी बात है कि पार्टी और कैंडिडेट दोनों ही के लिए ये जो मेल था ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन की तरह दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड ये था कि जिन परिवारों को टिकट दिए, जिन परिवारों से टिकट दिए गए, जिनके परिवार से विधायक थे और उसके अलावा जो पार्टी यहाँ पर सत्ता में थी, यानी जिसका विधायक था, उसी का ट्रेंड अगर फॉलो होता है और थोड़ी सी भी एज मिल जाती है किसी एक कैंडिडेट को, तो जाहिर सी बात है इस बार बड़ी लीड से कोई जीते ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि वोटों में हालांकि एक तरफा भी नहीं है मुकाबला, ये तो क्लियर है, लेकिन मुझे फिर भी ये लग रहा है कि वो ट्रेंड फॉलो होते हुए दिखेगा। तो आप मान रहे हो कि मुकाबला कड़ा रहेगा और जो जीत रहेगा उसका ज़्यादा मार्जिन नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात और भी देखने लायक है यहाँ पर कि नॉर्मली 1952 से लेकर अब तक हमारे क्षेत्र में जो विधायक थे वो हमेशा क्षत्रिय समाज से आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्षत्रिय समाज के 3 विधायक हैं, 3 कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं जी। उनमें से कोई एक जीतने के लिए लड़ रहे, मतलब तीनों जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन 3 में से अगर समाज एक तरफ पोलराइज होके वोट करे तब तो वो जीते। अगर समाज भी बढ़ता है, यानी अगर हम ये माने कि जाति एक फैक्टर है और जाति के आधार पे भी वोट पड़े, तो फिर ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि उदयलाल डांगी की संभावनाएं बन जाती है। लेकिन अगर क्षत्रिय समाज भी अपना वोट एक तरफ कर देता है तो ऐसी स्थिति में फिर ये है कि जाति जिसके साथ है वो जीतेगा, क्योंकि राजपूत समुदाय का वोट इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं रह जाएगा। तो आज़ादी के इतने साल बाद भी अली आप भी मानते हैं कि वोट की राजनीति में जाति की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है? प्रायः जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो विनेबिलिटी देखती, कौन कैंडिडेट जीत सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ भारत में इवन सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजस्थान की एक और खासियत भी है। विशेष तौर पे ये देखें तो राजस्थान, क्योंकि एक जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ बहुत सारी देशी रियासतें थी, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे इलाके में भी वो जो एलिजियंस है वो जैसे रणधीर सिंह भिंडर की तरफ जो दिखता है वो एक परिवार, शाही परिवार का मामला भी है। उसी तरह कई और कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ये देखने को मिलता है। तो जाति, फिर परिवार से जुड़ाव, यानी कोई राज परिवार है उससे जुड़ाव, ये कारण है। और हमारे यहाँ तो नहीं, अब टोंक जैसी विधानसभा में तो धर्म भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, आपका मानना है कि टोंक जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर धर्म का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है? नहीं, मैंने ये कहा कि वहाँ एक फैक्टर होता है। अच्छा, लेकिन अब हमारी विधानसभा में धर्म फैक्टर नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ पे जाति फैक्टर है, वहाँ धर्म का फैक्टर है। हाँ, टोंक के अंदर ऐसा क्यों मानना है आपका? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ मुस्लिम या माइनॉरिटी वोटर ज्यादा होता है तो माइनॉरिटी वोटर को हम जाति में नहीं देखते प्रायः। अच्छा। ये देखो, पॉलिटिक्स को जितना लोग समझते हैं सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स आइडेंटिटी पर चलती है मोस्टली। तो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स काफी हद तक हमारे भारतीय लोकतंत्र में देखी जाती है। और आइडेंटिटीज कई प्रकार की होती है। अब अगर आप ट्राइबल बेल्ट में जाएं तो वहाँ फिर जाति से ज्यादा ट्राइबल और नॉन ट्राइबल होना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ट्राइबल आइडेंटिटी है फिर वहाँ पर, तो वहाँ ट्राइब आइडेंटिटी हो जाती है, हमारे यहाँ थोड़ी कास्ट आइडेंटिटी हो जाती है।
और कहीं कहीं रिलीजन। अब यूपी एंड बिहार में तो रिलीजन और कास्ट दोनों का कॉकटेल चलता है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 फैक्टर है, फिर मैंने कहूँगा कौन जीतेगा उस पर। एक तो ये कि इस बार जो रीजनल फैक्टर्स होते हैं कि भिंडर किसकी तरफ अकेला जाएगा या कानौड़ किसी की तरफ जाएगा और बाकी का जो रूरल बेल्ट बचता है, अगर वो अलग अलग वोट करते हैं तब फिर वही मिक्स रिएक्शन देखने को मिलेंगे। उसी तरह अगर क्षत्रिय समाज किसी एक तरफ वोट नहीं करके और वो अलग अलग मतलब कैंडिडेट्स के तरफ वोट करता है तो भी फिर आपके लिए डिफिकल्ट है पहचान पाना कि कौन जीत रहा है। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि फैक्टर्स हमेशा बाई इलेक्शन जैसे एनालिसिस देखें ना आप, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में बाई इलेक्शन इनकम्बेंट गवर्नमेंट की तरफ होते हैं जो सत्ता पार्टी में जो होती है उसको जीत जाती उसके कई फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। वो फैक्टर्स तो फिर डिटेल में डिस्कस करने वाली बात है। बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, वो क्यों होते हैं उसमें कई रीजन ये भी होते हैं कि जो सत्ता में पार्टी होती है वो उस समय रिसोर्सफुल भी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, ये सारे फायदे कांग्रेस को मिल रहे हैं इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के लिए 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये फैक्टर भी है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति क्योंकि उनका भी निधन हुआ तो सहानुभूति की एक लहर भी होगी डेफिनेटली। ये और बात जरूर एक फैक्टर जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने के अंतर में चुनाव हो गए थे। इस विधानसभा में इस फैक्टर की टेस्टिंग जो होगी वो करीब 9 महीने बाद होनी है। अच्छा। तो हाँ, तो इसका थोड़ा फर्क अब पड़ता है नहीं पड़ता है, वो सहानुभूति अब उतनी रही है या नहीं रही है वो पता चलेगा आने वाले समय में। हाँ, अली एक चीज़ और भी जानने में मिली कि लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं क्योंकि महाराज साहब और गजेंद्र सिंह जी शेखावत के समय पे गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने आसपास के मंदिरों में और आसपास के जो देवरे हैं वहाँ पर जो भगवान के स्थानिक धार्मिक स्थल हैं उनके विकास के लिए बहुत कार्य किया। तो लोगों का उनके प्रति जुड़ाव भी उस वजह से बहुत रहा है। तो इस पर आपका क्या मानना है, क्या कहते हैं आप? हमारा जो क्षेत्र में हमने बात की इस बारे में ना टिपिकली तो मुझे कम मालूम है, लेकिन इतना जरूर है कि बोहरा कम्युनिटी का जो वो एक धार्मिक स्थल है सुल्तान जी शहीद, वहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी और जनता सेना दोनों ही के बड़े नेताओं का आना जाना रहा इसी क्षेत्र के, हमेशा रहे। और सुल्तान जी शहीद की एक दरगाह कुंडई में भी है। अच्छा। तो वहाँ पर भी जो सड़क निर्माण का कार्य था तो वो भी एक फैक्टर है। रणधीर सिंह भिंडर की मीटिंग्स भी कुंडई में होती थी कभी कभी। तो इस वजह से बोहरा कम्युनिटी का जुड़ाव उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि होगा। बाकी देवरों का मुझे एक्चुअली डिटेल में मुझे नहीं मालूम कि किस किस के बारे में स्पेसिफिकेशंस हैं। लेकिन फिर अगर मैं उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले जाऊँ तो जाहिर सी बात है कि जो वोटर होता है वो मोर और लेस सेंटिमेंटल होता है। और अगर आप उसके धर्म से जुड़े हुए स्थलों का रखरखाव करेंगे, उसको देखेंगे, उनका विकास करने की कोशिश करेंगे तो वो एक इम्पैक्ट तो डालता ही है। लेकिन ये ज़रूर है कि कभी भी लोकल जो बाई इलेक्शंस होते हैं वो उनको नेशनल और स्टेट इश्यूज़ की तरह मैं नहीं देखता, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि कोई स्टेट इशू या कोई नेशनल इशू इन इलेक्शंस को इम्पैक्ट करने वाला है। और उसका बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर वो बहुत सारे चुनाव जो क्लब में है ना, जैसे पिछले 4 चुनाव और फिर इसके बाद अब ये 2 हो रहे हैं, अगर 6-7 चुनाव एक साथ होते हैं तो स्टेट इश्यूज़ पर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या एक रेफरेंडम की तरह देखते हैं कि भाई 7 विधानसभा सीटें एक साथ चुनाव में जा रही है। बिल्कुल सही। तो वो रेफरेंडम होता है। लेकिन अब सिर्फ क्योंकि 2 ही विधानसभा सीटें हैं और मोर और लेस ये माना ही जा रहा है कि 2 विधानसभा सीटें सरकार के भविष्य को निर्धारित करने वाली नहीं है, तो इसलिए ये लोकल इश्यूज पर ही होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अली, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमारे साथ अली थे जिन्होंने हमें क्षेत्र के बारे में और काफ़ी राजनीतिक चर्चाओं के बारे में हमें अवगत कराया। हम इसी तरीके की जानकारी लेके आपके सामने आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।